प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आज हम मनु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मनु से संबंधित जो महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का अध्ययन है वह हम पूर्व के वीडियो में कर चुके। अतः आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखकर मनु से संबंधित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का अध्ययन करें। आज हम लघुत्रात्मक संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमारा प्रथम प्रश्न है, मनु के अनुसार मौलान वर्ग से क्या तात्पर्य है? इसका जवाब इस प्रकार से है। मनु के अनुसार मौलान वर्ग से ही मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, अर्थात एक राजा जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है वह मौलान वर्ग से करे। मौलान वर्ग को अलग अलग विद्वानों के द्वारा समझाया गया है जो इस प्रकार से है। सर्वप्रथम है कुल्लुक भट्ट। इन्होंने मौलान वर्ग के बारे में बताया कि राज परिवार से संबंधित वह विशेष परिवार जिसके सदस्य कई पीढ़ियों से राज्य के शासन में सेवा कर रहे हैं वह मौलान वर्ग के अंतर्गत आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मौलान वर्ग के बारे में बताया कि वह व्यक्ति जिसका जन्म और निवास स्थान एक ही अर्थात स्वदेशी व्यक्ति को इन्होंने मौलान वर्ग में रखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि वह व्यक्ति जिसका जन्म और निवास स्थान एक ही हो अर्थात स्वदेशी व्यक्ति को, स्वराज्य व्यक्ति को इसमें इन्होंने शामिल किया है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम यदि मौलान वर्ग का अर्थ देखें तो इसका अर्थ इस प्रकार से निकलकर सामने आता है। राजा को ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए जो राज्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा की भावना रखे और देशभक्ति की भावना रखे। अगला प्रश्न है, मनु ने युद्ध के कितने प्रकार बताए हैं? इसका जवाब इस प्रकार से है। मनु ने युद्ध के दो प्रमुख प्रकार बताए हैं। प्रथम कूट युद्ध, ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध के नैतिक नियमों को नहीं अपनाया जाए, जिसमें नैतिक नियमों की जगह छल कपट को अपनाया जाए, अर्थात ऐन कैन प्रकरण के माध्यम से युद्ध को जीतने के लिए जो नियम अपनाए जाते हैं उसे कूट युद्ध कहा जाता है। इसमें नैतिकता का भाव शून्य होता है और छल कपट के भाव को अपनाया जाता है। दूसरा युद्ध का जो प्रकार मनु ने बताया है वह है धर्म युद्ध। मनु ने युद्ध के इसी रूप का समर्थन किया है, अर्थात मनु ने जो युद्ध के प्रकार बताए हैं उसमें उन्होंने धर्म युद्ध का समर्थन किया है। वह युद्ध को नैतिकता से संबंधित मानता है। इस प्रकार के युद्ध में धर्म के अनुसार युद्ध नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अतः इस प्रकार से मनु ने युद्ध के दो प्रकार बताए हैं, कूट युद्ध जिसमें नैतिकता का किसी भी प्रकार से कोई पालन नहीं होता और दूसरा है धर्म युद्ध जिसमें नैतिकता का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? इसका जवाब इस प्रकार से है। मनु के अनुसार दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं, अर्थात मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। प्रथम धनु दुर्ग, यह रेगिस्तान में स्थित दुर्ग है, अर्थात यहाँ पर जो इलाका है वह रेगिस्तानी क्षेत्र होता है। मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं और पूरा क्षेत्र जो वन रहित होता है, जल रहित होता है, वह रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार के दुर्ग का वर्णन मनु ने किया है। हम देख सकते हैं कि राजस्थान में जो इस प्रकार के दुर्गों के उदाहरण हैं धनु दुर्ग के, वो जैसलमेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग और नागौर दुर्ग धनु दुर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा है मही दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ बंजर भूमि हो, अर्थात मही दुर्ग के चारों तरफ रेगिस्तान तो नहीं होता लेकिन जो भूमि है वह अनुपजाऊ होती है, बंजर भूमि होती है। तृतीय दुर्ग है जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जल भरा हुआ हो। इसका राजस्थान के दुर्गों के अंतर्गत हम एग्जाम्पल देखते हैं गागरोन का दुर्ग जो कि झालावाड़ में स्थित है। इसके चारों तरफ पानी है, इसलिए ये किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। द्वितीय दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके चारों तरफ भी पानी है, अर्थात नदियाँ हैं, तो इसलिए यह भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तृतीय है मनोहर थाना का दुर्ग जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। इसके चारों तरफ भी पानी है अर्थात नदियां हैं, इसलिए यह भी राजस्थान के महत्वपूर्ण जल दुर्ग की श्रेणी में आता है।
चतुर्थ है वृक्ष दुर्ग, अर्थात ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर घने वृक्ष हों, घने पेड़ हों, अर्थात बहुत जंगल या फिर वन हों। ठीक है, तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वह हम देखते हैं सिवाना का दुर्ग और रणथंबोर का दुर्ग। रणथंबोर के दुर्ग के चारों तरफ घने वृक्ष हैं, अर्थात घना जंगल है, इसलिए यह वृक्ष दुर्गों की श्रेणी में आता है। पंचम दुर्ग है सेना दुर्ग, अर्थात ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर सैन्य व्यवस्था मजबूत हो। एक विशेष जो सैन्य टुकड़ी है वह दुर्ग के चारों तरफ उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती हो, तो वह दुर्ग सेना दुर्ग की श्रेणी में आता है। छठा दुर्ग है गिरि दुर्ग। गिरि अर्थात पहाड़ी दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हो या फिर वह दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ हो, जैसे कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है। ये राजस्थान के ऐसे दुर्ग हैं जो ऊंची पहाड़ी पर बने हुए हैं, इसलिए ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मनु से संबंधित जो दुर्गों की श्रेणियां हैं उसमें कुछ विशेष बातें भी ध्यान में रखनी है, जो कि इस प्रकार से हैं। प्रथम, राजधानी में राजा का निवास एक श्रेष्ठ दुर्ग होना चाहिए, अर्थात जो राजा है उसका निवास स्थान एक दुर्ग में होना चाहिए और वह दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। द्वितीय महत्वपूर्ण बात, दुर्ग ऐसी जगह हो जहां प्राकृतिक स्थिति अच्छी हो और शत्रुओं से रक्षा हो सके, अर्थात शत्रुओं को दुर्ग की स्थिति का पता नहीं चले और पता चल भी जाए तो दुर्ग को जीतना बहुत ही मुश्किल हो। तृतीय महत्वपूर्ण बात, दुर्ग एक राज्य की राजधानी का मुख्य आधार होता है, अर्थात मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में दुर्ग को राज्य की राजधानी का मुख्य आधार स्तंभ बताया है। चतुर्थ बात आपको ध्यान में रखनी है, दुर्ग में अस्त्र शस्त्र सहित सभी आवश्यक संसाधनों का सुरक्षित भंडारण होना चाहिए, अर्थात दुर्ग इतना विशाल होना चाहिए कि मुसीबत के समय, युद्ध के समय उसमें आवश्यक संसाधन और अस्त्र शस्त्र हैं उनका भंडारण आसानी से किया जा सके। जो पंचम बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है वह है कि मनु ने अपने जो 6 दुर्ग बताए हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण गिरि दुर्ग को माना है। अतः आपको ध्यान में रखना है कि मनु ने जो दुर्गों के प्रकार बताए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे बताया? गिरि दुर्ग को। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षेप में हमने मनु के दुर्ग संबंधित विचार बताए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनु की साड्गुण्य नीति में द्विधि भाव शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका जवाब इस प्रकार से है। बात, परराष्ट्र से विदेश नीति निर्धारित करते समय 6 प्रमुख नीतियों का ध्यान रखना चाहिए। ये 6 प्रमुख नीतियां हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्विधि भाव, जिसमें से द्विधि भाव सबसे प्रमुख नीति है। द्वितीय बात, द्विधि भाव का सामान्य सा सरल सा अर्थ है शक्ति संतुलन बनाए रखना। तृतीय बात, मनु ने केवल सेना के संदर्भ में ही द्विधि भाव नीति का प्रयोग किया है। यहाँ आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है प्रिय बच्चों कि मनु ने किसके संदर्भ में द्विधि भाव नीति का प्रयोग किया है? सेना के संदर्भ में। मनु के अनुसार जब सेना का एक भाग सेनापति के साथ हो और एक भाग राजा के साथ रखा जाए तो इसे द्विधि भाव नीति कहा जाता है। लेकिन कौटिल्य के अनुसार द्विधि भाव का अर्थ है एक समय में 2 नीतियां अपनाना, अर्थात एक ही समय में एक राजा से संधि अर्थात मित्रता करना और एक राजा से या एक राज्य से शत्रु भाव बढ़ाना अर्थात विग्रह करना, यह द्विधि भाव कहा जाता है। तो मनु और कौटिल्य का जो द्विधि भाव का अर्थ है यह दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, मनु ने दंड के कितने प्रकार बताए हैं? इसका जवाब इस प्रकार से है। मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में दंड के विभिन्न प्रकार बताए हैं, जैसे कि दिग्दंड अर्थात अपराधी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर उसे कठोर शब्दों में सभी के सामने डांट फटकार करके छोड़ देना, इसे दिग्दंड कहा जाता है। नेक्स्ट है अर्थदंड, अर्थात मनु ने अधिकतर अपराध में इस प्रकार के दंड का
समर्थन किया है या प्रावधान किया है। अर्थात अर्थ का दंड लगाकर अपराधी को मुक्त कर दिया जाए। तृतीय है शारीरिक दंड। अपराधी को किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा या मृत्यु दंड देना शारीरिक दंड की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है निर्वासन दंड, अर्थात किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे उस देश से या उस राज्य से निकाल दिया जाए। इसे हम देश निकाला या फिर निर्वासन दंड के नाम से जानते हैं। ये विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो में मनुष्य से संबंधित महत्वपूर्ण 5 लघुत्रात्मक प्रश्न बताए हैं जो आप सभी के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इसमें बताई गई सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। अतः आप हमारे पॉलिटिकल साइंस से सभी वीडियो देखते रहें और अपना ज्ञानवर्धन करते रहें और हमारे इस चैनल को और इस वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, शंका या समस्या हो तो हमें कमेंट करें। आपके हर प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा।